अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम असगर और सुनो डिजिटल के साथ आप हमें देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम नोयत का केस आज भी का ज़ेर समाअत था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत जारी थी और आज इस केस को कंक्लूड कर लिया गया है, यानी कि इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। यहाँ पर हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं, वकला भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथी जो रिपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं यहाँ पर जो समाअत थी उसका अहवाल क्या था। सबसे पहले हमारे साथ एक वकील साथी मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अपना तारुफ करवाइएगा और थोड़ा सा बताइएगा आज की समाअत के क्या चीज़ा नुकात थे। जी, इस तरह है कि जिस तरह कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमरता बदयाल साहब ने अपना चीफ जस्टिस उमरता बदयाल साहब ने आज सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस को तलब किया, जिस पर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की उससे तो कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुई। जहाँ तक कोई डिफेंस और सिक्योरिटी का मैटर था उस पर उन्होंने सुबह को सीक्रेट रिपोर्ट सबमिट करवाने का कहा हुआ है, जो सबमिट करवाएंगे। और डेफिनेटली जो बदकिस्मती ये है कि जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो पार्लियामेंट में मैटर सेटल नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना उस पर एक रोल देती है तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि एक इस मुल्क की बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है। और मैं समझता हूँ कि कल जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी। बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना था कि फ़ैसला कल आएगा, जो भी आया और वो कानून की आइन की सुप्रीमेसी के लिए होगा। हमारे साथ सुनो टीवी के नौजवान रिपोर्टर, बड़े मेहनती रिपोर्टर सरदार साहब मौजूद हैं, सरदार अवैस साहब, उनसे बात करते हैं। सरदार अवैस साहब, आज तकरीबन तमाम सियासी जमातों के अहम रहनुमा यहाँ पर पहुँचे थे और समाअत से पहले वो जब यहाँ पर पहुँचे उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और समाअत के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, सर नाज़रीन को बताइएगा। चूँकि नाज़रीन सरदार साहब यहाँ पर डाइस पर मौजूद होते हैं, ये जितनी भी सुनो की स्क्रीन पर आप सियासी रहनुमाओं के इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में जो सियासी रहनुमाओं की जो तकरीर सुनते हैं या उनकी खबर होती है उसको कवर सरदार साहब करते हैं। तो सरदार साहब बेहतर बता सकेंगे, सरदार साहब कैसा बॉडी लैंग्वेज क्या थी सियासतदानों की? देखें जी, जो आज सुबह जैसे ही, चूँकि आज ये गर्दाना जा रहा था कि फ़ैसले का दिन है, तो आपको पता है कि सुबह से ही वकला की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान वो भी मौजूद थे और तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप थी वो भी यहाँ पर आई हुई थी। इसके एज़ कम्पेयर टू हुक्मरान जमात तो उनका कोई ख़ास नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं था। गो के सेनेटर अफनानुल्लाह आए हुए थे और उनके अलावा तारिक फजल चौधरी जो मरकज़ी एक दो रहनुमा थे वो मौजूद थे, लेकिन जो उनकी अता तारड़ भी थे, लेकिन उस तरह से नुमायाँ तौर पर नज़र नहीं आए। जिस तरह तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और बाकी जो लोग थे, उस्मान डार, वो सब मौजूद थे। तो आज बुनियादी तौर पर अगर मैं बात करूँ तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो बड़े मुतमईन नज़र आए हमें, चाहे उनसे हमने पर्सनली बात की हो या उन्होंने मीडिया से बात की हो, तो वो बड़े मुतमईन नज़र आए। अगर उसका हम सरदार साहब मुझे ये बताइएगा, ये लोग मुतमईन ये समाअत से पहले नज़र आए आपको या समाअत के बाद, जब फैसला, मतलब समाअत से पहले कुछ और सिनेरियो था? कल पीडीएम और जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ऐलान किया, इस बेंच से इस अदम एतमाद का इजहार किया इस बेंच पे, और उस वक्त सिनेरियो कुछ और था जब लोग आ रहे थे, कोर्ट लग रही थी, और जब फैसला जब कंक्लूड हुआ और अभी हम जा रहे हैं तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस पर अच्छा, देखिए जी, मैं जो बात की कि समाअत से कबल भी उनके चेहरे मुतमईन, तो वो इसलिए कि जब पीडीएम ने रात को जब बयानिया दिया कि जी हमें इस 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है, तो उसके बाद डेफिनेटली जो अपोनेंट होता है उसे एक एज मिल जाता है कि ज़ाहिर है जब हुक्मरान जमात अदम एतमाद का इजहार करती है तो उनका ये कहना था कि इन्हें कुछ ऐसा नज़र आया जिससे उन्होंने फैसले से कबल ही जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया है। तो एक तो जो वो हासिल था मुतमईन थे, लेकिन समाअत के बाद जब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ज़्यादा हमें मुतमईन नज़र आया और उनका कहना था कि कोई भी फैसला को हमें कबूल होगा। लेकिन जब सेनेटर अफनानुल्लाह ने जब गुफ्तगू की तो वो बिल्कुल हमें उनके जो है ना पूरा एतमाद नहीं थे, जबकि उन्होंने तो नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने सेनेटर अफनान ने कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो हमें कोई भी फैसला कबूल नहीं होगा, उन्होंने पहले ही कह दिया। सेनेटर अफनान की ये बिल्कुल स्टेटमेंट थी कि 3 रुकनी जो बेंच है इसका जो भी फैसला आएगा वो हमें कबूल नहीं होगा, अगर
फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाता। और हमने देखा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक इंसाफ के जो कुछ वकला थे उन्होंने नारेबाजी की और वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर जो यहाँ से चले गए। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब बता रहे थे कि यहाँ पर जो सियासतदान आए सुप्रीम कोर्ट में, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, उनका एतमाद कैसा था। अब हम बात करेंगे अदील साहब से, जो कमरा अदालत में मौजूद होते हैं और जो भी प्रोसीडिंग्स आप देखते हैं, ये खबर देखते हैं, तो ये फ़र्स्ट हैंड नॉलेज इनके पास होता है, कमरा अदालत में मौजूद होते हैं। उनसे पूछेंगे, सर अदील साहब ये बताइएगा, जो कल सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी जब ये बेंच उठा और उसके बाद शाम को पीडीएम ने एक ऐलान कर दिया। आज जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त भी फारूक एच नाइक डाइस पर आए और अदालत ने उनसे पूछा कि आपने क्या अदम एतमाद का इजहार किया। उस हवाले से नाज़रीन को थोड़ा बताइएगा वो क्या मुकालमा हुआ। सर, बुनियादी तौर पर जो बाइकॉट की बात तो नाज़रीन को मालूम ही है। बाइकॉट सिर्फ ज़राए से चलाया गया और जो अदम एतमाद है उसका प्रॉपर एलामिया जारी किया गया। जजेस तक बाइकॉट भी पहुंचा और अदम एतमाद भी पहुंचा और इस बात पर जजेस काफ़ी ज़्यादा नालां थे। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ, जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब आपको हम पर एतमाद नहीं है तो आप यहाँ पर आए क्यों हैं। और साथ ही उनको जो बार बार वो इसरार कर रहे थे, अहम बात यह है कि सीनियर कौंसल्स हैं, कोई ऐसा वकील नहीं है कि जो कोई जैसा मैं सहाफ़ी हूँ, कोई जूनियर वकील नहीं थे, सारे सीनियर किस्म के वकला थे। साहब आप माशाल्लाह सीनियर हैं। उन सब ने वहाँ पर, अब देखें ना, अकरम शेख साहब की एक स्टैंडिंग है एज ए कौंसल। फ़ारूक एच नाइक साहब बहुत बड़े कानूनदान हैं, फार्मर चेयरमैन सेनेट हैं, वज़ीर कानून हैं, उसके अलावा कामरान मुर्तज़ा साहब फार्मर सेनेटर। और देखें, इन तमाम तर वकला को भी काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। गो कि मैं एक और आर्गूमेंट यहाँ पर बिल्ड करूँगा कि उन लोगों को एम्बेरसमेंट का सामना तो करना पड़ा, मगर उनको एक नरेटिव सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दिया है कि हम तो कमरा अदालत में आए थे, हमने बाइकॉट भी नहीं किया था, हमने सिर्फ अदम एतमाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कमरा अदालत में गए ताकि हम अपना केस लड़ सकें, मगर हमें अदालत ने सुनने से इनकार कर दिया। ये अब वो अपना नरेटिव बेचेंगे। मतलब आपका कहने का मकसद ये है, जो पीडीएम की जमातें हैं वो अब ये नैरेटिव अपना बिल्ड करेंगी कि हमें सुना ही नहीं गया, बिल्कुल, और उन्हें सुना भी नहीं गया। और अब कल के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, कल क्या हो सकता है? सर, बुनियादी तौर पर तो जो हम बात कर सकते हैं, हम तो वही कह सकते हैं जो हमने आंखों देखा हाल है उसको बयान कर सकते हैं, या उस आप कह सकते हैं कि उस मंजरनामे की हम अगर उसके ऊपर तज्जियाती अपनी राय दें तो हमें यही लगता है जो अदालती ऑब्जर्वेशंस हैं, रिमार्क्स हैं, जो वकला के दलाइल हैं और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इसरार है आइन के ऊपर और आइन के अंदर 90 रोज़ में इंतखाबात पर, तो उससे ज़ाहिर यही होता है कि अदालत अब इंतखाबात के ऐलान की तरफ ही जा रही है। जो अदालत में दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर रखी है, उस दरख्वास्त को अदालत मंजूर करने जा रही है, एक्सेप्ट करने जा रही है। और उसके साथ साथ इंतखाबात की तारीख़ मेरी अंडरस्टैंडिंग में नाकिस, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग अपनी अप्लाई करते हुए बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 30 अप्रैल की तारीख़ अदालत दे सकती है। हो सकता है अदालती विजडम में अदालत समझती हो तो वो दे भी सकती है, मगर जो रिपोर्ट्स आई हैं वजारत दिफा और वजारत ख़जाना की जानिब से, अभी सरसरी एक जायज़ा उनका लिया गया है। जो तफसीली रिपोर्ट्स आएंगी आज शाम को उनके चैम्बर तक पहुँचेंगी, तो उसका जायज़ा लेने के बाद मुझे ये लग रहा है अगर 30 अप्रैल नहीं तो 8 अक्टूबर भी नहीं होगा, कोई दरमियानी डेट आएगी। और शायद जो एक आखिर में, आप कमरा अदालत में आप भी उस वक्त आ चुके थे जब चीफ़ जस्टिस ने फ़ैसला महफूज होने का कहा, तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप ये बात भी अपने क्लाइंट को बता दें, यानी हुकूमत पाकिस्तान को बता दें कि डायलॉग का रास्ता अभी भी खुला है, ऑप्शन अब भी है, वक्त अब भी है। अब भी अगर हुकूमत चाहे तो डायलॉग का मामला जो है उसको इनिशिएट कर सकती है, और अगर डायलॉग को इनिशिएट किया जाता है तो ऑब्वियसली फिर फ़ैसला भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। फ़ैसले की जो रिज़र्व जो किया गया है वो कल अनाउंस ना हो, अगर आज ही हुकूमत की जानिब से ये ऐलान कर दिया जाता है कि हम डायलॉग को तैयार हैं, तो ऐन मुमकिन है चीफ़ जस्टिस अपने इस फ़ैसले को मज़ीद आगे भी बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया। आदिल साहब हमारे साथ थे, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उस हवाले से बता रहे थे। और अब बात करेंगे हमारे स्टेशन हेड यहाँ पर इस्लामाबाद में, सुनो टीवी के ब्यूरो चीफ और सुप्रीम कोर्ट और को लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, बड़े इनके माहिर कानूनी मामलात में। उनसे पूछेंगे, सर जिस तरह आदिल साहब कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ने जाते हुए एक ये रिमार्क भी दिया कि जो मुज़ाकरात के दरवाजे अभी भी खुले हैं, क्या आप समझते हैं अब मुज़ाकरात होंगे?
नहीं देखें, वो ये ज़रूर हो सकता है कि कल जब फैसला आए तो उसमें कोई ऐसी प्रोविज़न डाल दी जाए उस फैसले में कि जी ये सियासी पार्टियां जो हैं वो मिल बैठ के कोई हल निकाल लें या कोई इस तरीके से, लेकिन उसके लिए वो टाइम फ्रेम ज़रूर दिया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि वो 8 अक्टूबर वाली बात को ही लेके जाए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस पूरे केस, ये था क्या केस, ये था केस ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो 22 मार्च को एक अपना नोटिफिकेशन और हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने एक 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले इलेक्शन को 8 अक्टूबर तक बढ़ा दिया, और तो उसको चैलेंज किया गया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक जो कार्रवाई सामने आई है, क्योंकि उसमें आप वो 8 अक्टूबर के हुक्मनामे को ही कहेंगे कि हाँ जी 8 को ही इलेक्शन कराएं, क्योंकि मामलात ऐसे थे। लेकिन ये ज़रूर है कि शायद कोई दरमियानी राह वाली बात जो है वो उसमें डाल दी जाए और ऐसी को प्रोविजन डाल दी जाए जिसमें वो होता है ना, जैसे पहले भी उन्होंने कहा था कि जी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ये डेट देंगे और ये इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करें और इतने टाइम फ्रेम में डेट दे दें। तो इसी तरीके से शायद वो जो आप बात कह रहे हैं कि एक दरवाज़ा खुला है, तो वो दरवाज़ा जो है वो यही हो सकता है कि उसमें कोई प्रोविजन डाल दी जाए और उस फैसले में ही ये कह दिया जाए इनको कि ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए आपको इसमें तय कर लें और कोई भी डेट दे दें। अच्छा सर, कानून के हवाले से बहुत सारी बातें आइन के अंदर रह के चलना है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, अपना फैसला दे देती है कि जी फ़लाँ डेट को आप करवाएं इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है, अगर उसके बाद कोई इदारा इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं करता, ताउन नहीं करता, तो उसके बाद क्या रेमेडी होगी? इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? जी देखिए जी, बिल्कुल यही होता है। ये मामला होते हैं बदनीयती पर मबनी होते हैं। अगर आपकी नीयत ये है कि फ़ैसले पर अमल नहीं करना, तो फ़ैसला चाहे कितना ही लाउड एंड क्लियर क्यों ना हो, आपके पास 100 बहाने होते हैं, 100 बहाने होंगे जिसमें से आप वो कर सकते हैं। उसमें होता यह है कि फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू जो है वो कर दिया जाता है। रिव्यू का टाइम होता है 30 दिन का। उस 30 दिन के बाद फिर रिव्यू सुना जाएगा और जब वो उस पर बेंच बैठेगा फिर आएंगे, तो वो ये एक लंबा सिलसिला जो है। अगर आपने टाइम बाइंग टेक्निक्स के ऊपर रिलाई करना है तो फिर तो वो फिर आपकी बदनीयती के ऊपर अगर ये मामला है तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो तो आप जितना मर्जी लंबा करें, फिर यही होता है कि उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को एक्सट्रीम एक्शन के ऊपर जाना पड़ता है। वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग आने तक भी, यानी आप यूँ समझें कि ये जो मामला जो कि अर्जेंसी का है, ये तो फिर रह जाएगा ना। मतलब वो मामला तो खटाई में पड़ जाएगा, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वो एक शेर है ना कि जो आना चाहो हज़ार रास्ते, ना आना चाहो उज़्र लाखों, ख़राब मौसम, बरसती बारिश, तवील रास्ता, मिजाज बरहम। बहुत शुक्रिया। कामरान खान साहब थे हमारे साथ और कामरान साहब ने ये डिटेल में हमें बताया कि अगर फ़ैसला मतलब इलेक्शन नहीं करवाने तो उसके लिए 100 बहाने मौजूद हैं, लेकिन अगर करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करना होगा। कल क्या फ़ैसला आता है ये कल ही पता चलेगा। हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।